जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों ने जो रिक्वायरमेंट की थी कि सर हर एक टॉपिक की मैराथन क्लासेस कंप्लीट करवाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो छोटी छोटी क्लासों के थ्रू अपना कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी बिगिनर है और उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सिलेबस को फिर से कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उनको फास्ट तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए मैंने एक डिसीजन लिया है कि आपको हर एक टॉपिक का कम से कम 4 से 5 मैराथन क्लासेस के द्वारा कंप्लीट टॉपिक को करवाया जाएगा, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और हर एक कॉन्सेप्ट से जितने भी टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन को भी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। यानी कि मैराथन क्लासेस से आपको फास्ट तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप दो तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। जो बिगनर है या जो अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर आए हुए हैं, जो तैयारी स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो छोटे छोटे सेशनों से अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और अगर वो सिलेबस को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट से कितने टाइप्स बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बने हैं या आगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इस तरीके की जो सिलेबस की जो अप्रोच है, उन सभी को अगर वो बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने महामैराथन के थ्रू कंप्लीट सिलेबस करवाने का डिसीजन लिया है और ये आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। तो बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा हर एक तरीके से मैं तैयार हूं और आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपना लगभग 2 घंटे तक चलेगा। 2 घंटे तक आपको पूरा सेशन देखना है, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है और हर एक कॉन्सेप्ट को नोट भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये एडवांस मैथ और अरिथमेटिक्स मैथ होता है, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए अरिथमेटिक्स मैथ को मैराथन के थ्रू कंप्लीट करवाने का डिसीजन लिया है। जैसे ही ये 50% होगा तो साथ ही साथ आपको जो एडवांस मैथ है उसके भी महामैराथन क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। बात क्लियर है? यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले कि ये जो महामैराथन क्लासेस है इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिनको कंप्लीट करवाया जाएगा और किस वे में करवाया जाएगा, इसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बस पेशेंस के साथ आप लोगों को पढ़ना है। क्लियर है बात? अगर हम बात करेंगे कि ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन किन एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा, क्योंकि मैराथन क्लासेस पर्टिकुलर एक सिलेबस पूरा होने वाला है, तो सिलेबस को डिस्कस करना सबसे पहला काम होना चाहिए अपना। ठीक है, सिलेबस में क्या होगा, सिलेबस 2 तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा आपको, एडवांस मैथ और अरिथमेटिक्स। एडवांस मैथ के टॉपिक्स पर्टिकुलर अलग से करवाए जाएंगे और अरिथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको भी अलग से करवाया जाएगा। दोनों के सेशन अलग अलग तरीके से लिए जाएंगे। जो एडवांस मैथ है उसके सेशन मैराथन के थ्रू अलग लिए जाएंगे, इसकी प्लेलिस्ट में अलग बनाऊंगा, और जो अरिथमेटिक्स है इसकी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट अलग से बनाऊंगा, जिससे आपको सर्च करने में, खोजने में या आपको कंटिन्यू तरीके से सेशन को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। बात क्लियर है? तो सबसे पहले जल्दी ही सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे कि जो एडवांस मैथ है, क्या है? एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और इनका अलग अलग एग्जामों में डिफरेंट क्या होता है, वेटेज होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर आप एसएससी लेवल पर किसी एग्जाम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हो तो इसमें एडवांस मैथ का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। अगर आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीडीएस एग्जाम में भी जो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री टॉपिक होता है इसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है। ये बहुत ज्यादा लेवल तक पूछा जाता है। सीडीएस में ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम और टेक्नोमेट्री 3 जो टॉपिक होते हैं बहुत ही पॉपुलर होते हैं और इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम्स में इनका वेटेज अलग अलग होता है। अगर आप अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो आपको एडवांस मैथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अरिथमेटिक्स है। तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, वन टाइम में ऐसे पढ़ना है कि कोई भी टॉपिक आपका स्किप ना हो, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आप हर एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार बन जाओगे। आप बहुत अच्छे से परफेक्ट बन जाओगे किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट में बनाते हो और फिर उतने ही टॉपिक्स आप लोग कंप्लीट करते हो जितने उस एग्जाम्स में आने हैं,
तो फिर आप अदर्स एग्जाम में सिलेक्ट होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं रखोगे। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप 6 से 7 महीने का टाइम पूरी तरीके से लगाइएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, फिर हर एक एग्जाम को जिसकी वैकेंसी निकले उसका फॉर्म भरो और उस एग्जाम का जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसका एग्जाम दो और सिलेक्ट हो जाओ। ये अप्रोच है किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेने की। बात क्लियर है? यहां जैसे मैंने आपसे बोला है कि अपना जो पहला एडवांस मैथ में टॉपिक होगा जो महामैराथन के थ्रू मैं कंप्लीट कराऊंगा, उस टॉपिक का नाम होगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? ज्योमेट्री में आपको लाइन एंगल पढ़ाया जाएगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल होते हैं, उनका एरिया फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी आपने केवल बेसिक तरीके पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्चुअली तरीके ऐसे होते हैं जिनसे आप विद इन सेकंड में या कह सकते हो 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चनों के आंसर फाइंड करोगे। अभी केवल आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, जैसे स्टैंडर्ड क्लासेस में आपने एक हीरोल्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा और एक बेस और हाइट में फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे और अदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपको डिस्कस की जाएंगी, पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे और उसकी सारी सीक्वेंस में जितने भी टाइप बनते हैं हर एक टाइप को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे। बात क्लियर है? बस पेशेंस के साथ आप लोगों को पढ़ना है। अगला जो टॉपिक होगा वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल होगा, फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल होगा, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल और सर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें ट्रायंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है एक एग्जामिनर ने, और अब जो क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है वो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल और दूसरा सर्कल, इन दो टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहा है। बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं इनसे कभी कभार अब एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई? तो हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है। फिर पढ़ेंगे हम सेंटर्स में सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, ठीक है। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, पर्टिकुलर ट्रायंगल को पढ़ेंगे। यहाँ ट्रायंगल के टाइप्स में जानेंगे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं और बेसिक तरीके से सारे एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेकिन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रायंगल होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल्स को पर्टिकुलर हमें पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक कॉन्सेप्ट है इनमें और कौन कौन से ऐसे लॉजिक है जिन पर एक एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट करता है, ठीक है। फिर मिसलेनियस कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम इन दोनों ट्रायंगलों से रिलेटेड। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम स्क्वायर और पैरेललोग्राम। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा रोम्बस का, ठीक है। फिर उसके बाद होगा ट्रेपेजियम, सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात क्लियर है? यहाँ पर अपनी जो ज्योमेट्री है, जो कॉन्सेप्चुअली तरीके से आप लोगों को सीखना है वो यहाँ फ्रेश हो जाएगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप लोग ज्योमेट्री में सीखोगे उनका जो यूज होगा वो आप देखोगे कहां पर? मेंसुरेशन में। कहां पर देखोगे? मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में वो सब आपको पढ़ाया जाएगा जो आपने ज्योमेट्री के अंदर सीखा है। जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, इसका यूज कैसे करोगे, वो आप मेंसुरेशन में सीखोगे। यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको ज्योमेट्री आना, और अगर ज्योमेट्री आपको आ जाएगा तो मेंसुरेशन आपको बहुत परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। बात क्लियर है? देखो महामैराथन क्लासेस है, ये लंबी क्लास जाएगी, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट तरीके से बैठना है और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना है और पूरे सेशन को जरूर देखना है, क्योंकि सारी चीजें थोड़ी फास्ट होंगी लेकिन हर एक चीज पर क्लियरिटी आपकी रखेंगे, ठीक है। 1% का कहीं पर आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब जब मेंसुरेशन में हम देखेंगे तो 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक तो 2D डायमेंशन और एक 3D डायमेंशन, और तीसरा जो होगा वो होगा पॉलीगन यानी कि बहुभुज। जो सिलेबस है वो बाइलैंग्वेज चलेगा, आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम यानी बाइलैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा, और दोनों लैंग्वेजों में आपको समझना भी है, क्योंकि अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे को दोनों लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, उसकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो हिंदी है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जहां पर आपको हिंदी में समझ में आए उसको वहां पर हिंदी यूज कर लो, और जहां पर आपको इंग्लिश में समझ में आए वहां पर आप इंग्लिश में उस चीज को समझ लो, क्योंकि तभी आप हर एक चीज को क्लियर कर पाओगे जब आपकी बाइलैंग्वेज तरीके से हर एक चीज कंप्लीट होगी, ठीक है। तो मैंने बाइलैंग्वेज पढ़ाने की पूरा कोशिश है और आपको बाइलैंग्वेज ही पढ़ाएंगे, और आपको पूरी कोशिश करना है कि हम बाइलैंग्वेज ही पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक चीज को इंग्लिश में समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। कुछ चीजें हिंदी से आसान होती हैं और कुछ चीजें इंग्लिश से आसान होती है, ठीक है। बात क्लियर है?
आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करता है। अगर आपको नंबर सिस्टम परफेक्ट हो गया है, नंबर सिस्टम के हर एक लॉजिक को आपने समझ लिया है, तो फिर आप समझ सकते हो कि जो आपकी कैलकुलेशन है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल में आपके बहुत सारे ऐसे लॉजिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां कैलकुलेशन बहुत टफ होती है, वहां पर आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, जिनमें आप 4 से 5 मिनट का टाइम लगा रहे हो सॉल्व करके ऑप्शन को करेक्ट करने में। वहां आप डिविजिबिलिटी की जो ट्रिक्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनका यूज करके आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर को टेक कर सकते हो। तो ये अप्रोच आपको नंबर सिस्टम को देखने को मिलेगी और इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको पूरे मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्रिएट करता है जिनको लॉजिकली तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो टाइम आपका लगेगा, लेकिन अगर थोड़ी आपने अप्रोच बदल दी, थोड़ा अपने दिमाग का यूज कर लिया, तो फिर आप जैसे डिविजिबिलिटी रूल है, यूनिट डिजिट वाला रूल है, और आपका जो डेसिमल वाला जो रूल होता है, जो फ्रैक्शन वाला रूल होता है, इसकी हेल्प से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने आंसर को टेक कर सकते हो, वो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर। बात क्लियर है? और यही तो हमें सीखना है। किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमारा एग्जाम में टाइम सेव हो जाए। और टाइम सेव कैसे होगा? जब हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी अप्रोच होगी। और अप्रोच कहां से आएंगी? वो सारी अप्रोच मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा, और सारी अप्रोच आपको सेशन के अंदर ही याद करवा के दिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, आगे जैसे बढ़ेंगे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी आपने ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि सारे एलसीएम अगर 3 नंबर 4 नंबर दे दिए जाएंगे तो आप पर्टिकुलर उनका एलसीएम निकालोगे, पर्टिकुलर एचसीएफ निकालोगे, लेकिन कुछ ऐसे लॉजिक है कि आप संख्याओं को देखोगे और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करोगे, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सारी चीजें सीक्वेंस में होंगी और सीक्वेंस में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हड़बड़ी में पढ़ना चाहो कि आप जल्दबाजी में पूरे सिलेबस को कर लो, तो इससे आपका सिलेबस तो हो जाएगा, लेकिन आपके माइंड में कुछ नहीं रहेगा। अगर किसी को बिलीव ना हो तो ऐसा करके कम से कम 1-2 सेशन को देख ले, वो स्पीड में देख ले, उसको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद पूरा ब्लैंक हो जाएगा, उसके माइंड में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन पेशेंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हो, पूरी तरीके से मेहनत से हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हो और उन कॉन्सेप्टों पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो पर्टिकुलर, तो फिर आप देखोगे कि आप कभी भी उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे, और एग्जाम में जब भी उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा आप चुटकियों में उसको सॉल्व करके जाओगे। ठीक है, कम से कम टाइम के अंदर। तो आपको कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी कहीं अलग से नहीं बनती है, स्ट्रेटजी बनती है सेशन के थ्रू ही, कि जो सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा जा रहा है उसको हमें करना कैसे है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे अगर हम तो पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सेट्स एंड इंडिसेज। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज हम समझेंगे कौन से टॉपिक्स में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फिर टेक्नोमेट्री, फिर टेक्नोमेट्री में भी टॉपिक होता है मैक्सिमम और मिनिमम। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। यहां पर हमारा जो होगा एडवांस मैथ फिनिश हो जाएगा, यानी एडवांस मैथ में लगभग आपको 31 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। अगर आपने 31 टॉपिक्स, 31 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, कॉन्सेप्टों को समझ लिया, उनको नोट कर लिया और इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उन पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आप परफेक्ट हो गए एडवांस मैथ में। कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, फिर होगा अपना अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे? सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आपको परसेंटेज, फिर पढ़ाया जाएगा आपको प्रॉफिट लॉस, फिर आपको पढ़ाया जाएगा डिस्काउंट, फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट, फिर जिसको आप समझते हो एसआई, एसआई और सीआई। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। नाम सिंपल इंटरेस्ट है लेकिन टॉपिक कठिन है, लॉजिक सिंपल है लेकिन उनका यूज करना बहुत कठिन है। अगर आपने समझा नहीं तो फिर आप उसका यूज नहीं कर पाओगे, फिर आप हर एक कॉन्सेप्ट में फंसोगे। लेकिन मैंने तो आपसे एक वादा किया है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लॉजिक इतना प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो आप विदाउट पेन और विदाउट पेपर करोगे, विदाउट पेन और विदाउट पेपर करोगे। लेकिन इसको करने के पीछे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत आपने की तो मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी, आपके अपने टारगेट बहुत अच्छे से अचीव होंगे, आपकी जो उम्मीदें हैं वो 100% पूरी होंगी। ठीक है, आगे हम जब बढ़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
फिर मिक्सचर एलिगेशन, फिर पार्टनरशिप, फिर एवरेज, टाइम एंड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट। अभी फिलहाल में जो एसएससी ने जो सीजीएल का एग्जाम देखा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से जिनको चुटकियों में सॉल्व किए जाते हैं, और दो दो तीन तीन क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं। 25 क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन, यानी अच्छा खासी वेटेज के साथ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं। तो उम्मीद है आगे भी इसका वेटेज बढ़ेगा, तो अपन बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फिर पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो मिलते हैं कहां पर आपको, स्टेट एग्जाम में। स्टेट एग्जाम में इनके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्टेट एग्जाम में आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्चुअली, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, जिनमें फॉर्मूले लगते हैं। जैसे आपको टाइम का फॉर्मूला बताया गया होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया गया होगा, ऐसे जिनके फॉर्मूले स्टूडेंट्स को याद होते हैं। ठीक है। वो क्वेश्चन ज्यादातर क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चनों को फॉर्मूले से सॉल्व हर एक स्टूडेंट करता है और उसमें लगता है टाइम। और जो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है फिर वो करता है उसको कॉन्सेप्चुअली तरीके से, और कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कम से कम टाइम में सॉल्व होता है, और फॉर्मूले से करोगे तो उसमें टाइम आपका इन्वेस्ट होता है, यानी ज्यादा टाइम लगता है आपको सॉल्व करने में। ठीक है। क्योंकि अगर एक एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए और कह दिया जाए कि आप जितने टाइम में इसको सॉल्व कर पाओ आप सॉल्व कर लो, पूरी छूट है आपको टाइम की, तो फिर हर एक स्टूडेंट चाहे वो कहीं से पढ़े या ना पढ़े, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आएगा और 100% उसके क्वेश्चन सही होंगे। क्वेश्चन सही क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब टाइम बहुत कम होता है तो प्रेशर में रहता है एक स्टूडेंट, और प्रेशर में रहता है तो उसकी जो मेंटलिटी है वो बहुत अच्छे से काम नहीं करती है। और मेंटलिटी अच्छे से काम किसकी करती है? जो पहले से प्रैक्टिस करके जाता है, उसको हर एक टाइप प्रैक्टिस में होता है, रिदम में होता है, तो वो हर एक क्वेश्चन के डाटा को, कॉन्सेप्ट को बहुत फास्ट तरीके से ऑब्जर्व करता है और जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को टेक करता है। तो उसका जो प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में वो ऑटोमेटिकली हैंडल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कम होता जाता है। फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंट बढ़ता है तो जो क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के गलत होते हैं वो क्वेश्चन उस स्टूडेंट के सही हो जाते हैं। और यही है सिलेक्शन लेने का तरीका, इसी यहीं से सिलेक्शन होते हैं। नहीं तो फिर एक डाउट हमेशा स्टूडेंट के रहता है कि हमारा 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, हमारा 3 नंबर से, हमारा पॉइंट से रुक गया, तो वो एक कहां आप लोग सिलेक्शन में फंस रहे हो। सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उसका यही वजह है कि आप लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी रख रहे हो। अगर प्रैक्टिस में अच्छे से मजबूती रखोगे, हर एक चीज प्रैक्टिस करोगे, तो फिर सारी चीजें इतनी क्लियर हो जाएंगी कि आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुकेगा नहीं, 10-20 नंबर एक्स्ट्रा से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो एक कंडीशन आपके साथ ना बने कि आप इस तरीके से तैयारी करो कि आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुके। आप ऐसे तैयारी करो कि 5-10 नंबर एक्स्ट्रा रहे आपके सिलेक्शन से, कट ऑफ से आपके 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ही होने चाहिए। ठीक है। तभी आपको एक अच्छी पोस्ट मिल पाएगी, आपकी मन पसंदीदा पोस्ट मिल पाएगी। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो आपको बोट एंड स्टीम पढ़ना है, रेस के बारे में पढ़ना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, क्रमचय संचय। पहले क्रमचय संचय बिल्कुल नहीं पूछा जाता था, अब नया टॉपिक जुड़ गया है, क्योंकि आपका क्रमचय और संचय छूटा था और आपकी प्रोबेबिलिटी छूटी थी। जो 2023 के बाद जो एग्जाम्स हुए हैं इनमें बहुत अच्छे से देखा गया है कि इनको क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने पूछे हैं, तो अपन इन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स को भी पूरी तरीके से, बहुत सिंपल टॉपिक्स है, बस छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनको याद करेंगे और उन्हीं से अपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी है, इस लाइन को बहुत अच्छे से देखना है। वन टाइम सिलेक्शन बैच 2025-26, ये 2025-26 के लिए है, यानी कि आपको वन टाइम में वो सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। वन टाइम सिलेक्शन बैच है, 2025-26 है, टारगेट बैच 1.0 मैंने निकाला है, सारी चीजें एकदम होंगी। और सिलेबस 2 तरीके से मैंने कंप्लीट करवाने का बोला है, पहले ही सेशन में डिस्कस कर दिया है कि आपको छोटे छोटे सेशनों में भी सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, और आपको महामैराथन के थ्रू हर एक टॉपिक को 3 से 4 क्लासेस के थ्रू भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा अगर आप कंपटीशन के थ्रू किसी लाइन में सक्सेस होना चाहते हैं। ठीक है। तो मेहनत से पढ़िएगा। अगर पढ़ने के माइंड से आप लोगों ने कंपटीशन लाइन चुनी है तो मन से ही पढ़ना है, सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना, पेशेंस के साथ पढ़ना, कंटिन्यू तरीके से पढ़ना, प्रैक्टिस करते रहना, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और बहुत जल्दी ही आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। ठीक है। और अगर आपने लापरवाही से पढ़ा, आपने ऐसे सोचा कि 1 साल में हम सिलेबस करेंगे, दूसरे साल में प्रैक्टिस करेंगे और तीसरे साल में फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपका सिलेक्शन जीवन में नहीं होगा।
और अगर आपने इस अप्रोच से पढ़ा कि हमें 5 से 6 महीने के अंदर केवल और केवल सिलेबस को ही पूरा करना है, इसके बाद हमें प्रैक्टिस करना है और सिलेक्शन को लेना है, तो 1 साल के अंदर ये सारी प्रोसेस हो जाएगी और आप बहुत अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट भी हो जाओगे। ठीक है, तो आइए, जैसे हमने बोला है कि हम अरिथमेटिक्स मैथ को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा परसेंटेज। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा परसेंटेज। तो सबसे पहले आप लोग अपने टॉपिक्स का नाम डाल लें परसेंटेज। परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझेंगे, हर एक चीज को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट कहां से बनते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे बना है, कैसे इसका लॉजिक आया है, एग्जामिनर ने इस टॉपिक्स के बारे में क्यों सोचा है। जब हर एक क्यों का जवाब आपके पास होगा तो मैथ ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। परसेंटेज की अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं प्रतिशत। बाइलिंगुअल पढ़ाने का कहा है तो बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी और बहुत अच्छे से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बस सेशन को कंटिन्यू तरीके से देखना है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा है कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो परसेंटेज है। तो परसेंटेज बेसिकली है क्या, परसेंटेज बेसिकली है क्या? तो परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप इस वर्ड को ही देखोगे तो इसमें ही आपको डेफिनेशन मिलेगी। पर का मतलब क्या होता है एक, पर का मतलब क्या होता है एक, और सेंट का मतलब क्या होता है 100। अगर हम 100 में से एक की बात करते हैं तो ये कितने की बराबर होती है, 1% की बराबर होती है। और यही कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का कि अगर हम किसी 100 में एक की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। और 100 में एक की जो पोजीशन होती है वो 1% के बराबर होती है। हिंदी वाले अगर समझेंगे तो प्रति का मतलब एक होता है और शत का मतलब 100 होता है, यानी प्रति 100 में एक की पोजीशन क्या है वही कहलाता है परसेंटेज। यानी कि एक की जो पोजीशन होगी 100 में वो 1% होगी। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 100 1% से मल्टीप्लाई होगा तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 100% की बराबर हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में कितनी होती है, 100%। जैसे कि अगर हम आपके सामने बोले कि मैंने आपके सामने ये लाइन खींची है, ये लाइन अपने आप में कितनी है, 100% है। मैंने आपके सामने दूसरी ये लाइन खींची है, ये अपने आप में कितनी है, 100% है। अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से 20 से डिवाइड करेंगे, एक माप के थ्रू 20 से डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे सर ये 50-50% में डिवाइड होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने आपसे कहा है कि कोई भी नंबर है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी है वो अपने आप में 100% है। कुछ भी हो, आप जिसके बारे में सोच सकते हो वो हर एक चीज अपने आप में 100% है। आपको ये बात बहुत अच्छे से अपने माइंड के अंदर बैठाना है कि कोई भी चीज है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, जिसके बारे में आप समझ सकते हो, सुन सकते हो, वो हर एक चीज 100% होती है। आप स्वयं भी 100% है। आप अगर हो तो आप अपने आप में 100% हो। ये पेन है अपने आप में 100% है। ये जो बोर्ड है आपके सामने ये अपने आप में 100% है। मैंने जो लिख दिया अभी तक वो अपने आप में 100% लिख दिया। मैं अब जो लिखने वाला हूं वो भी पूरा अपने आप में 100% लिखने वाला हूं। यानी कि कोई भी चीज है वो अपने आप में कितनी होती है, 100%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहला और बेहतर कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिखा है, इसको बहुत अच्छे से आपको नोट्स में कंप्लीट करना है। हर एक चीज को हाईलाइट करते हुए अपन को आगे बढ़ना है, क्योंकि जब सारी चीजें हाईलाइट होंगी तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर हाईलाइट जब हम रिवीजन करेंगे तो हमारी बहुत अच्छे से नजर जाएगी और उस पॉइंट पर बहुत अच्छे से हम फोकस करेंगे कि अगर हमने इसको हाईलाइट किया था तो क्यों किया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे की चीजों को सीखने वाले हैं। बात क्लियर है? अब हम देखेंगे कि परसेंटेज का लॉजिक हमें मिल गया है। अब इस लॉजिक से हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई भी नंबर मिल जाए, किसी भी नंबर की वैल्यू अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमारे सामने नंबर है 3 और 3 को हमें प्रतिशत में बदलना है, यानी परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या 3 की वैल्यू बता सकते हैं परसेंटेज में क्या होगी। पेशेंस के साथ समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। हमने आपसे पूछा है कि 3 को परसेंटेज में बताना है क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हम कैसे बताएं कितना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप समझो कैसे। 3 को अगर हमने ऐसे लिख दिया 3 गुणे 1, क्या लिख दिया, 3 गुणे 1, तो आप यहां पर समझोगे 1 की जो वैल्यू होती है वो हमने कॉन्सेप्ट से देखी है 100% होती है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 100%। हम समझ सकते हैं कि 3 की जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में कितनी होती है, 300% के बराबर होती है। बात समझ में आई? हमने कहा है कि आप 1/4 को
परसेंटेज में चेंज कीजिए। मैंने आपसे क्या बोला है, 1/4 को परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो आप क्या बोलोगे, सर इसको कैसे चेंज करें, इसको हम नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो, 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/4 गुणे 1। बात क्लियर है। यहां से हम देखेंगे 1/4, 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 100%। कहां से लिखा, परसेंटेज की डेफिनेशन से। हम यहां से 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। यानी कि 1/4 की अगर हम परसेंटेज में वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी होती है, 25%। कैसे निकाली, कॉन्सेप्ट से निकाली। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बोलोगे ऐसे कितने नंबर्स की निकाल सकते हैं, आप किसी भी नंबर की निकाल सकते हो। जैसे हमारे सामने एक नंबर है x, हमारे सामने नंबर क्या है, x। हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, हम x को भी लिख सकते हैं x गुणे 1। क्या लिख सकते हैं, x गुणे 1। तो यहां पर आप देखोगे x और 1 के प्लेस पर आप लिख सकते हो 100%। क्या लिख सकते हो, 100%। तो यहां क्या हो जाएगा आपका 100x%। तो यहां आप देखो, जब भी आप किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज कर रहे हो तो आपको एक काम कॉमन करना पड़ रहा है। कॉमन काम वो क्या है, वो कॉमन लॉजिक आपको क्या यूज करना पड़ रहा है, वो कॉमन लॉजिक है कि जब आपने 3 को परसेंटेज में चेंज किया तब आपको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब आपने 1/4 को परसेंटेज में चेंज किया तब भी आपको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब आपने x को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तब भी आपको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो सबसे पहला लॉजिक क्या आप लोगों का कंप्लीट हो गया कि किसी नंबर को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 100% से। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाए, क्या आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर पाया कि किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा उस नंबर में 100% से मल्टीप्लाई। बात क्लियर है, पहला कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ेंगे। देखो फास्ट चल रहा है महामैराथन है, लंबा सेशन जाएगा। अगर छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा टाइम देंगे तो फिर आपको और ज्यादा सेशन की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। तो सारी चीजें कम से कम टाइम में हो जाए और महामैराथन का पूरा वेटेज जो टारगेट है मेरा कि एक महामैराथन में लगभग आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, तो वो 50 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस 100% तरीके से करवा पाऊं। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना है और थोड़ा फास्ट भी पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये महामैराथन फास्ट लगे तो आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों को सेशन के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए पहले उससे सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जो रिवीजन करना है वो महामैराथन के थ्रू करना है। ठीक है, जब आप दोनों तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा। अभी हमने सीख लिया कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। अगर हमें कोई नंबर परसेंटेज में ही दे दिया जाए, जैसे हमारे सामने है 20%, तो हम इसको फ्रैक्शन में या इसका परसेंटेज कैसे हटाएं। जो 20% लिखा है और हमें इसका परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करेंगे जिससे हमारा परसेंटेज हट जाए। तो सिंपल सी बात है, हम इसको अगर इस तरीके से लिख दें 20 गुणे 1%, क्या लिखते हैं 20 गुणे 1%, तो किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी भाई को 1% की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी नंबर में 1 से गुणा करने पर कोई चेंजेस नहीं आता है, 1 से डिवाइड करने पर कोई चेंजेस नहीं आता है। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 1% की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। बच्चे बोलेंगे कहां से आया है, तो आप लोगों को जवाब मिलेगा डेफिनेशन से। यहां पर 1% की जो वैल्यू होती है वो 1/100 होती है। और कैसे होती है, वो परसेंटेज के लॉजिक से होती है, परसेंटेज की डेफिनेशन से होती है। ठीक है, तो यहां पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या निकला हमारे सामने 1/5, यानी 20% की जो वैल्यू है वो 1/5 है। कितनी है, 1/5 है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। आप बोलोगे सर एक और एग्जांपल बताओ कोई, तो हमने कहा बिल्कुल, आपके सामने हमने लिख दिया, जैसे यहां पर लिख दिया हमने 25%। कितना लिख दिया, 25%। आप बोलोगे सर इसको चेंज करके दिखाओ, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कैसे, आप इसको लिख सकते हो 25 गुणे 1%, और 1% का मतलब आप जानते हो कि कितना होता है, 1/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 चौके 100, यानी 25% की जो वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4। आप बोलोगे कितनी संख्याओं को चेंज कर सकते हो, तो आप किसी भी नंबर को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया वेरिएबल में, कौन सा, 22%।
तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे? आप बाई को भी लिख सकते हो, बाई परसेंट को लिख सकते हो बाई गुणे 1%, और 1% को आप क्या लिख सकते हो, बाई गुणे 1/100, या आप कह सकते हो बाई परसेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बाई बटे 100। क्या होगी? बाई बटे 100। तो यहां पर भी इस लॉजिक में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखा है आपने? आपने यहां पर देखा है, सॉरी, कि जब भी आपने 20% को चेंज किया तो यहां पर देखो 1/100 से गुणा करना पड़ा, यहां पर भी 1/100 से गुणा करना पड़ा, और यहां पर भी 1/100 से गुणा करना पड़ा। यानी कि हर एक संख्या को परसेंटेज हटाया तो आपने 1/100 से क्या किया, गुणा किया। या आप कह सकते हो कि हर एक नंबर को 100 से भाग किया। तो हम क्या यहां से डिफाइन कर पाए कि किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो हमें कितने से भाग करना पड़ेगा, हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर दूसरी भाषा में बोले तो 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या दोनों लॉजिक आपके क्लियर हो गए? किसी भी नंबर को आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो और किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन या नंबर में चेंज कर सकते हो। किसी को 1% का डाउट तो नहीं है? अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से नोट करना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना है। अब हम सीखेंगे, बहुत सारे ऐसे डाटा हमने देखे हैं एग्जाम में, जब मैंने क्वेश्चनों का एनालिसिस किया तो मुझे एक ऐसा पर्टिकुलर डाटा मिला जिस पर एक एग्जामिनर हर एक क्वेश्चन के डाटा को सेट कर रहा है। यानी जो कैलकुलेटिव डाटा बना रहा है, एक वो फिक्स कैलकुलेटिव जो फ्रैक्शन होती है उनके डाटा को यूज करते हुए कैलकुलेशन को बढ़ा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हर एक स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ेगा उसको वो डाटा मैं माइंड के अंदर सेट करवा दूंगा, और जब भी वो उस डाटा को देखेगा बहुत अच्छे से अपनी कैलकुलेशन को कर लेगा। कौन कौन से डाटा है बहुत अच्छे से सीखेंगे, इसको याद करके रखना है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। जैसे अगर हम बात करेंगे वन कितने के बराबर होता है, 100% के। वन कितने के बराबर होता है, 100% के। अगर हम बात करेंगे 1/2 तो कितने के बराबर होता है, 50% के। कैसे निकल के आ रहा है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या करना पड़ता है, जब भी हमें किसी नंबर को परसेंटेज में बदलना होता है तो 100% से गुणा करना पड़ता है। किससे गुणा करना पड़ता है, 100% से गुणा। जैसे अगर हम बात करेंगे 1/3 कितना होता है, तो 33 सही 1/3% होता है। अगर हम बात करेंगे 1/4 कितने के बराबर होता है, तो 25% के बराबर होता है। 1/5 की बात करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 20% के बराबर। ठीक है, निकालना कैसे है, 100% का गुणा करके। 1/6 की बात करेंगे तो 16 सही 2/3%, और डेसिमल में पूरा सॉल्व करोगे तो 16.66%। आगे हम बात करेंगे 1/7 की, तो कितना होता है, 14 सही 2/7% या 14.28%। अगला नंबर है 1/8 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इस पर बहुत सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं। 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2% या 12.5%। अगला नंबर है 1/9 का, 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9% या 11.11%। बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे 1/10, 1/10 कितना होता है, 10%। 1/11 कितना होगा, 9 सही 1/11% या 9.09%। अगला नंबर है 1/12 का, क्या हो जाएगा, 8 सही 1/3% या 8.33%। 1/13 का 7 सही 9/13% या 7.69%। अगला नंबर है 1/14 का, क्या होता है, 7 सही 1/7% या 7.14%। अगला नंबर 1/15 का है, जो होता है 6 सही 2/3% या 6.66%। अगला नंबर है 1/16 का, जो कितना होता है, 6 सही 1/4% या 6.25%। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 1/17। 1/17 कितना है, 5 सही 15/17% या 5.88%। अगला नंबर है 1/18 का, ये कितना होता है, 5 सही 5/9% या 5.55%। बात क्लियर है? और अगला नंबर क्या आ जाएगा, 1/19, जो कितना होता है, 5 सही 5/19% या 5.26%। दोनों तरीके से आपको डाटा को यूज करना है और याद भी करना है, और इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको इतने सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाने वाला हूं कि आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगी। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस पढ़ना है, मेहनत करते रहना है। हर एक क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया है उसको सोचने की क्षमता रखना है। आपको
हर एक टाइम देखने की आदत मत बनाना कि अगर आपके सामने 1/21 आ जाए तो आप पेज पलट के देखने लगो कि 1/21 कितना होता है। आपको अपने माइंड पर जोर देना है कि 1/21 होता कितना है, 1/12 होता कितना है, 1/17 होता कितना है, 1/16 होता कितना है। हर एक फ्रैक्शन को दोनों तरीके से आपको याद रखना है। जब ऐसे आप करोगे कि हर एक डाटा को सोचोगे, माइंड पे थोड़ा जोर डालोगे, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर आपका क्या है, 1/20 जो 5% के बराबर, 1/21 4 सही 16/21%, 4.76% के बराबर। 1/22 कितना होगा, 4 सही 6/11% या 4.54%। अगला नंबर है 1/23 का जो कितना होता है, 4 सही 8/23% या 4.33%। अगला नंबर क्या होगा 1/24 का जो 4 सही 1/6% या 4.16%। अगला नंबर है 1/25 जो किसके बराबर होगा, 4% के बराबर। बात क्लियर है। एक और 3 नंबर और इंपोर्टेंट है, 1/30 3 सही 1/3% या 3.33%। अगला नंबर 1/40 का है जो कितना होता है, 2 सही 1/2% या हम कह सकते हैं 2.5%। ठीक है, अगला नंबर है 1/50 का जो कितना होता है 2%। ठीक है, तो जो मैंने आपको ये फिक्स डाटा बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। लगभग 25 से 30 फ्रैक्शंस है। इन फ्रैक्शंस को आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है और इन पर बहुत ज्यादा डाटा, या आप कह सकते हो पूरा 100% जो कैलकुलेशन सेटल की जाती है वो इन्हीं डाटा पे की जाती है। या तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में डाटा को सेट करेंगे या फिर वो डेसिमल के फॉर्म में डाटा को सेट करेंगे। अगर आपने ये डाटा याद कर लिया तो आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कम से कम टाइम में सॉल्व करोगे। और अगर आपने डाटा याद नहीं किया तो हर एक डाटा को सॉल्व करने पे बैठ जाओगे और आप बेसिक से करोगे तो आपका टाइम जाएगा और एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि जब टाइम आप ज्यादा लोगे तो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाओगे और जब कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे आपके। सिंपल सी बात है। और आप कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करके 100% एक्यूरेसी के साथ अगर सॉल्व कर रहे हो लेकिन पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन तो तभी होना है जब आपकी 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और पूरे के पूरे सही भी हो, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप चाहो कि कम से कम क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप किसी एग्जाम में सिलेक्शन ले लो तो पॉसिबल नहीं है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो भी 100% सही करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों को याद करना है, इसको लिख लेना है अपनी नोटबुक में और नोटबुक में लिखने के बाद उनका 1-2 बार रिवीजन डेली करना है। अगर आपने 10 से 15 दिन अगर रिवीजन कर लिया तो फिर आप बहुत अच्छे से इस डाटा को अपने माइंड के अंदर सेट कर लोगे। ठीक है, क्लियर है बात। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको नोट करेंगे। सबसे पहले हम सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो लॉजिक आपने सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट के तरीके से कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो सबसे पहला लॉजिक तो हमने आपको बता दिया कि परसेंटेज है क्या और परसेंटेज में चेंज कैसे करना है, अगर परसेंटेज में वैल्यू दी गई है तो उसका परसेंटेज कैसे हटाना है। अब यहां से जो तीसरा कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो। जैसे मैंने आपके सामने लॉजिक लिखा है x गुणे y%, ये बराबर होता है आपका y गुणे x% की। आप बोलोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप यहां पर देखो पहले परसेंटेज लगा था आपका किसके साथ, y के साथ, और अब जो परसेंटेज लगा है वो लगा है x के साथ। तो यहां पर मैंने कहा है कि दोनों कैसे हैं, बराबर है। अब आप लोगों को समझना है कि इसका यूज क्या है और आप इसकी हेल्प से कर क्या सकते हो, आप अपने टाइम को कैसे बचा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा है पहले इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मैंने कहा है 40 का आप निकालिए 20%, 40 का निकालिए आप 20%, तो कैसे निकालोगे 40 20% का मतलब क्या होता है 1/5। कहां पर मैंने फ्रैक्शन में सिखा के रखा है, देखो 40 का 20 का क्या होता है 20% का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो ये लिखा है 20%। 20% का मतलब क्या होता है, देखो 1/5 कितना होता है 1/5। तो इस डाटा को अगर आप याद करोगे तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर आप यहाँ पर 20% लिखो फिर 100 से भाग दो फिर निकालो कैलकुलेट करो तो इसमें टाइम जाएगा। तो यहां से देखो 5 8 40, यानी 40 का अगर आप 20% निकालोगे
तो वो कितना निकल के आएगा 8। अब मैंने कहा है कि 20 का 40% निकालो, यही तो लिखा है कॉन्सेप्ट का, यही कॉन्सेप्ट तो मैंने लिखा है कि पहले 40 का 20% निकालो, फिर 20 का 40% निकालो। तो आप यहां से देखोगे 20 और 40% का मतलब क्या होता है 2/5। 5 से 20 को काटोगे 4 बार, 4 का गुणा 2 में करोगे तो 8। तो आप यहां पर देखो दोनों जगह कंपैरिजन करोगे, जब आपने 40 का 20% निकाला तब भी आपका 8 आया, और जब आपने 20 का 40% निकाला तब भी आपका 8 आया। यानी आप कह सकते हो, आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हो कि यहाँ जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है बिल्कुल सही है, और ये आप यूज में कैसे करोगे, इसकी हेल्प से आपकी कैलकुलेशन कैसे आसान होगी, अब उस बात को आप लोगों को समझना है। ध्यान से देखो, जैसे एग्जामिनर आपसे पूछे, एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन क्रिएट करके दे कि 37.5 का ऑफ 32%। तो यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर आप लोग देखोगे, समझोगे कि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है, लेकिन आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है। तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, 32 गुणे 37.5%। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखोगे, 32 गुणे, आप 37.5 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5, 3/8 करोगे तो कितना होता है 37%, 37.5%। यानी जे किसका हो जाएगा 3/8 का, और 8 से 32 काटोगे 4 बार, और 4 का 3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12। ये हो गया कॉन्सेप्ट के तरीके से, अगर आप डाटा को याद रखते हो और आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हो। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करोगे तो फिर आप कैसे सॉल्व करते और आपका टाइम कितना लगता है उसको भी आप लोग देख लो, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंस देखोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे यहाँ पर देखो, आप इसको सॉल्व करते तो कैसे निकालते, 37.5 गुणे 32, फिर आप इसको 100 से भाग देते। ठीक है, इसका डेसिमल हटा दे, नीचे 10 आता। यही है बेसिक, ये बेसिक है आपका। आप अगर ऐसे करोगे तो आप फिर इस तरीके से करना पड़ेगा, और ऐसे करोगे तो इसमें आपका टाइम जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले 5 से काटोगे, इसको कैलकुलेटिव करोगे, जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका कितना 12 है, कितना आएगा 12। आप करके देख लेना, लेकिन आप इसको करोगे तो आपको कैलकुलेशन भी आसान लगेगी और कम से कम टाइम में हो भी जाएगी, यहां पर आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? क्या आप इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई कर पाए? आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे तभी आपको एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्टों से रिलेटेड ही हम केवल और केवल बेसिक से जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उनसे 120 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और आपको पेशेंस के साथ उनको प्रैक्टिस करना भी है, क्योंकि स्ट्रांग बनने के लिए आपको स्ट्रांग तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। जब सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी तभी आप स्ट्रांग बन पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने कहा है कि आपको जो बेसिक फ्रैक्शन बताई है उन बेसिक फ्रैक्शनों से आप किस तरीके से अपने कैलकुलेशन को आसान बनाओगे, तो ध्यान से समझो। जैसे मैंने कहा है कि आप 4/25 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए परसेंटेज में, 4/25 को कन्वर्ट कीजिए आप किसमें, परसेंटेज में। तो यहां पर आपको ऐसे नहीं करना है कि यहां पर 100% से गुणा करो, फिर इससे डिवाइड करो। ठीक है, फिर यहां पर देखो 16 लिखो, ऐसे करोगे तो यहां टाइम लगेगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, इतना क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं कि 4/25 को परसेंटेज में चेंज करो। आपको इस पर डाटा सेट मिलेगा, इससे आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज बनेगी, फिर आपको आगे इसका यूज करना पड़ेगा। ये आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं कि 4/25 को परसेंटेज में चेंज करो, लेकिन इसका यूज मिलेगा, इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको और कैसे सॉल्व करते, तो दूसरा तरीका इसका होता क्या कि जो आपके सामने लिखा था 4/25, और आपको 1/25 का पता था कि ये होता है हमारा 4%, कितना होता है 4%, हमसे पूछा गया है 4%, 4/25, तो हमें दोनों साइड 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा 4/25 की जो परसेंटेज में वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16%। बात समझ में आ गई? तो आप किसी का भी नंबर निकाल सकते हो। जैसे यहां पर हम बात करेंगे 1/30 की,
किसकी बात करेंगे? 1/30 की। तो ये होता कितना है हमारे सब, हमें पता है कितना, 3 सही 1/3%। अगर एग्जामिनर हमसे पूछ लेता 4/30 का या 7/30 का, किसका पूछ लेता? 7/30 का। तो हम इसको देखो दो तरीके से मैंने बताया, 3.33%। तो अब हमें कैसे निकालते? 1/30 की जो वैल्यू है, जैसे 3.33%, इसमें हम किससे गुणा कर देते? 7 में, 7 से। तो हमारी 7/30 की वैल्यू निकल के आ जाती। बात समझ में आई? तो आप कम से कम टाइम में बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक तो बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर आपको बहुत बड़ा डाटा दिया है, बहुत बड़ी फ्रैक्शन परसेंटेज में दी गई है और आपको उस पर कैलकुलेशन करनी है, जैसे यहां पर समझो 137.5% आपको दिया है, 137.5% आपको दिया है और आपको इसकी फ्रैक्शन निकालनी है जिससे आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर आपको ऐसे नहीं करना है कि आप 137.5 लिखो, फिर यहां पर आप 100% हटाने के लिए 100 से भाग करो, फिर यहां इसका डेसिमल हटाओ, फिर जाके इसको कैलकुलेट करो। इससे आसान तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे 137.5% है, आपको इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है। जैसे ध्यान से समझो, अगर मैं इसको लिख दूं 100% प्लस 33.5%, अभी भी तो ये क्या बन रही है आपकी? 137.5 बन रही। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये नंबर बन जाएगा 137.5%। यहां पर आप लोग देखोगे 100% का मतलब होता है 1 और 37.5% का मतलब होता है 3/8। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो 8 3 11/8, यानी 137.5% का फ्रैक्शन जो निकल के आएगा वो 11/8 निकल के आएगा। यानी किसी भी नंबर का हम परसेंटेज हटा सकते हैं, किसी भी नंबर में हम परसेंटेज जोड़ सकते हैं। और अगर हमें फास्ट तरीके से याद करना है, फास्ट तरीके से हर एक डाटा को सॉल्व करना है, तो जो मैंने आपको ये 25 से 30 फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर याद करवाई है, इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। और अगर आप अभी याद नहीं करोगे, अगर मेरी अभी बात नहीं मानोगे, तो बाद में भी आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूं कि आप पहले से ही सारी चीजों को मानते हुए आगे बढ़ो, हर एक चीज में आपको हेल्प मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बेहतर तरीके से स्कोर भी करोगे और आप में इतना अच्छा पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो आप अभी पहले हर एक तरह से हताश और निराश थे, उसमें आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि हमें कंटेंट बेस्ट मिल रहा है, हमें पढ़ाने के तरीके अच्छे मिल रहे हैं और जो हमें पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो सारा का सारा कंटेंट मिल रहा है। तो फिर अब हमारा सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि अगर मजे के साथ आप लोग पढ़ोगे तो आपके अंदर एक चिंगारी जलेगी जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। और सफलता की ओर अगर कोई चिंगारी आपको ले जाए तो उससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि आप सफल हो रहे, यानी कि आपकी उम्मीदें पूरी हो रही, आपके टारगेट्स पूरे हो रहे। और जब आपके एक दो टारगेट्स पूरे हो जाएंगे तो आपको नए टारगेट्स बनाने के लिए आपका माइंड हिंट करेगा। फिर आप बहुत सारे टारगेट्स बनाओगे और उनको अचीव करने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करोगे। फिर आपसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको आगे करना क्या है, उसको करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। जब एक दो टारगेट आपके पूरे हो जाएंगे तो फिर सारी ऑटोमेटिकली आपसे मेहनत होगी, ना फिर कोई फ्रस्ट्रेशन होगा, ना आपको कोई डिमोटिवेशन होगा। अभी जो कुछ फिलहाल में जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जो इस महामैराथन को देख रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं ऐसे फील हो रहा होगा कि क्या महामैराथन पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अगर इस तरीके से सोच रहे हो कि इन क्लासेस को देख करके केवल सिलेक्शन हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। मैं उससे यही कहूंगा कि आज ही कंपटीशन की लाइन को पूरी तरीके से स्किप कर दे, वो किसी भी लाइन में जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट करे, बहुत अच्छे से मेहनत करे, वहां भी बहुत अच्छे से सक्सेस हो सकता है। लेकिन कंपटीशन में अगर आएगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पेशेंस रखना पड़ेगा और हर एक चीज को परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट, अपने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब यहां पर चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट है। चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? हमें पूरे परसेंटेज में केवल एक बात को समझना है। वो बात क्या है? वो बात इस तरीके से है कि परसेंटेज जो निकाला जाता है
वो जैसे 2 नंबर हो या 2 से ज्यादा नंबर हो, सीधी बात है परसेंटेज यानी कि कंपैरिजन। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। जैसे बात करेंगे कंपैरिजन क्या होता है? तुलना, हिंदी में बोलेंगे तुलना। जैसे हमने कहा है ए और बी है, क्या है? ए और बी है। ए हमारा 5 है, बी हमारा 8 है। हमसे पूछा गया है कि ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है, यानी ए की जो तुलना है वो बी से की गई है, ए की तुलना बी से की गई है। अगर हम दूसरे तरीके से बोले कि जो बी है वो ए से कितना ज्यादा है, तो यहां पर जो बी है उसकी तुलना ए से की गई है। यानी परसेंटेज एक तरीके से क्या है? कंपैरिजन को दिखाता है, तुलना को बताता है, कौन सी चीज किस चीज से कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। यानी इसमें मेन जो रोल होने वाला है वो होने वाला है कि हम तुलना किससे कर रहे हैं और तुलना किसकी कर रहे हैं। अगर दो चीजों को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया तो फिर पूरा परसेंटेज आपका बहुत क्लियर हो गया। इन्हीं दो कॉन्सेप्टों को समझने के लिए आपको इन दो लॉजिकों को अपने माइंड में सेट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे यहां पर अगर हम पूछे कि जो ए है वो बी से कितने प्रतिशत कम है, कितने परसेंटेज कम है, तो यहां पर आप लोग समझो हमारी तुलना तो की जा रही है बी से और बी की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 8। अब कितना कम है? तो 5 8 से कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। तो यहां पर हम देखेंगे 3/8 निकल के आ गई, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आ गई, इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 100% से। ये करेगा बेसिक से, और यहां पर जब वो 300% को 8 से डिवाइड करेगा तो उसका आंसर आएगा 37.5%। लेकिन अगर जो फ्रैक्शन को सीख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो तो डायरेक्ट लिखेगा 3/8 यानी कि 37.5%। पहले वो सीख चुका है इस बात को कि 3/8 जो होता है वो 37.5% होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बी से 37.5% कम है, 37.5% कम है। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें कि जो हमारा बी है वो ए से, अब हमारी कंपैरिजन बी से ना करके ए से की जा रही, किससे की जा रही? ए से। तो ए की वैल्यू कहां पर आएगी? फ्रैक्शन में बेस पर, यानी नीचे। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। हम अगर बात करेंगे 3/5 की परसेंटेज में, तो 1/5 का मतलब होता है 20 और 3/5 का मतलब हो जाएगा 20 × 3 यानी कि 60%। यहां पर अगर तुम लोग ऐसे करोगे 3/5 × 100%, तो फिर ये आपका बहुत रद्दी और भद्दी तरीका है किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये 300% को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 60% ही आएगा। आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1/5 कितना होता है? 20%, 3/5 यानी 60%। बात क्लियर है? तो यहाँ पर जो मैंने परसेंटेज का बेसिक कंप्लीट करवाया है, उम्मीद है आपको पूरा बहुत अच्छे से ही कंप्लीट हो गया होगा। महामैराथन जो मैंने स्टार्ट की है, तो सबसे पहला अपना महामैराथन था, इसमें मैंने आपको सबसे पहले पूरा सिलेबस डिस्कस किया। सिलेबस क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, हर एक चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो पहला टॉपिक मैंने उठाया परसेंटेज का, उसमें ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, परसेंटेज कैसे बनाए इसको एक्सप्लेन किया। परसेंटेज में जो इंपोर्टेंट डाटा है इसको भी बहुत अच्छे से समझाया, कैसे निकलना है, कैसे आपको याद करना है, ये पूरा का पूरा डाटा आपको याद करके रखना है। इनका यूज कैसे होता है ये भी मैंने बताया। फिर 2-3 जो कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक, इनको भी क्लियर करवाया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं और एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चनों को एक एग्जाम में देता है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बस अब पेशेंस रखना है। आप लोग सीख चुके हो बेसिक कॉन्सेप्ट, अब यहां से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। देखो एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या सुनना है आप लोगों को। मैराथन क्लासेस बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हो। इसमें आपको बहुत ज्यादा कंटेंट कम से कम टाइम में मिलता है और एक साथ मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि हर एक टॉपिक, जैसे मैंने परसेंटेज को स्टार्ट किया, इस परसेंटेज में आपकी केवल 4 से 5 महामैराथन क्लासेस होंगी, समझ रहे हो?
और 4 से 5 क्लासेस में आपका कंप्लीट टॉपिक फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट टॉपिक फिनिश हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो और अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो केवल परसेंटेज टॉपिक को बेहतर तरीके से मजबूत करने के लिए आपको 4 से 5 सेशन ही देखने हैं। लेकिन जो बिगिनर है, जो अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर है, जैसे जस्ट 12 से निकले हुए हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो महामैराथन में नहीं सेटल हो पाएंगे, क्योंकि अपना महामैराथन का जो वेटेज रहेगा, ड्यूरेशन रहेगी जो टाइम की, वो 2 से 2.5 घंटे और यहाँ तक कि 3 घंटे भी हो सकती है। 2 से 3 घंटे तक भी हो सकती है। और जो बिगिनर है, जो अभी स्टार्टिंग दौर में है, वो 2 से 3 घंटे एक ही टॉपिक पर नहीं डिपेंड हो सकता है, वो इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सोचेगा कि 2 से 3 घंटे हम कंटिन्यू कैसे पढ़े, उसकी सेटिंग ही नहीं है इतनी। लेकिन आप लोग पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं से, तो आपकी ये सेटिंग है, तो आपको महामैराथन से ही पढ़ना है और इसी से आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि कम से कम टाइम में और एक साथ पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोगों को भी इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन का आपको कमेंट में भी जवाब देना है। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन निकाला, आप तुरंत अपने सामने कॉपी और पेन रख के बहुत अच्छे से बैठे, क्वेश्चन जैसे ही निकले उसको तुरंत सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि लगना चाहिए मुझे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों को कम से कम टाइम में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की, उसको आप पूरी मेहनत से पढ़ रहे हो, तभी तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा। क्योंकि 2-3 घंटे लगातार बोलना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इतना बोलने पर आपको खुद में लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, लेकिन जब आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा मुझे, तो आप समझ सकते हो कि उसी एनर्जी से मैं आपको 2 से 3 घंटे क्या 6-6 घंटे तक भी बोल सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन निकाला, तुरंत सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, कोशिश करो करने की, धीरे धीरे सारी चीजें आपसे होंगी, ऑटोमेटिकली सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है 64% का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो, वर्गमूल और वर्ग में अंतर क्या होता है, वर्ग और वर्गमूल बहुत अच्छे समझ लो। वर्गमूल का मतलब होता है किसी चीज का रूट लेना, और वर्ग का मतलब होता है किसी की पावर 2 कर देना। बात समझ में? यहाँ पर पूछा गया 64% का वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल की बात की है तो हमारी बात मैच होती है कि उस नंबर का ले लो रूट, और रूट लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 64%, और परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग करोगे। अगर इसका अंडर रूट हटाओगे, 64 का अंडर रूट हटाओगे तो 8 आएगा ऊपर, और 100 का अंडर रूट हटाओगे तो 10 आ जाएगा, और 8/10 को हमें बदलना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में किसी नंबर को बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, ये बात हम बहुत पहले सीख चुके हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही यही सीखा था। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, 10 से 100% को काटोगे तो 10%, 10% का 80 में 8 में गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 80%, यानी देखते ही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 37, बहुत ध्यान से पढ़ना है, मेन जो रोल होगा वो आपका होगा कि लैंग्वेज को आपको पहचानना है। यहाँ बोला गया है 37 55 का, यानी 37 55 का कितना प्रतिशत है, यानी कंपैरिजन किससे की गई है, 55 से, तुलना किससे की गई है, 55 से। 55 कहाँ रहेगा हमारा, बेस में, और किसकी तुलना की गई है, 37 की। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे गुणा करेंगे, 100% से। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये 20% हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 11%। 37 दूना कितना होता है, 74, 37 दूना 74, और 74 यानी 740% को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 छक्के 66, कितना बचेगा हमारे पास, 8 80, तो 77, यानी 66 कोई आंसर देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो, ये 62 है, एलिमिनेट हो गया, ये 69 है, ये एलिमिनेट हो गया, ये 64 है, ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा 67 है। इसके आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है, अगर पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें टाइम को बचाना है, कम से कम टाइम में हमें अपने आंसर का जवाब देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 67.27%। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है,
क्या बोला गया है? 450 का 78%। तुरंत निकालो, कमेंट में करो इसका आंसर, ठीक है। और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर भी देंगे कि आपको इनको खुद से सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताने की पूरी कोशिश करना। 0 से 0 कट जाएगा, 5 नंबर 45, 5 दूनी 10, यहां से 78 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 39 दूनी 78। ये डायरेक्ट टेबल याद होनी चाहिए आपको। ध्यान सुनो, अगर आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो 50 तक स्क्वायर, 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, ठीक है। और आपको 20 तक टेबल्स, ये आपको बहुत अच्छे से उंगलियों पे होना चाहिए। और दोनों तरीके से कैसे भी डाटा दे दिया जाए आपको तुरंत ऑब्जर्व करना है उसको, ठीक है। इसको 39 का 9 में गुणा करोगे, 9 9 81, यूनिट पर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ देखो, यहाँ पर 6 है, एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर 2 है, एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर 3 है, एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो 3400 का 75% का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 75/100 ऐसे निकालोगे। देखो हमें निकालना है 75%, हमें पता है 1/4 कितना होता है? 25%। हमें 75 बनाना है, 25 को 75 बनाना है, 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3/4। 75% का मतलब 3/4। ये फ्रैक्शन याद कर लेना आप लोग। 30% का मतलब 3/10, 40% का मतलब क्या होता है? 2/5, और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। यहां से देखो, अगर हम यहां से 2 से ये 4 काटेंगे, 2 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो कैंसिल। यहां देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 चौके 36, 6, और 9 तिया 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। और नीचे कितना बचा हमारा? 5, 5 से भाग करेंगे, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, यानी 61.2। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट में बताइए। देखो यहां पर पूछा गया 20%, 0.5%, 0.03%। इसका परसेंटेज हटाना है, 4 ऑप्शन दिए गए। 20% सीधा लिखो, 100 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? 0.2। यहाँ 0.05, 0.5%, 100 से भाग करोगे, यहाँ देखो डेसिमल हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो 5 को 1000 से भाग दोगे, यानी 3 अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए, 1 2 3, यानी 0.05। ऑप्शन मैच करते जाओ, यहाँ देखो 0.02 एलिमिनेट, 0.02 एलिमिनेट, ठीक है। यहाँ 0.5 है, सॉरी 0.2 और 0.2, पहला तो सही है, लेकिन 0.005 और यहाँ 0.005, यानी ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बोला गया 8 किलोग्राम का 24% क्या होगा? तो देखो 8 किलोग्राम, ध्यान से देखो ऑप्शन ग्राम में दिया है, तो 8 किलोग्राम को पहले ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इसका हमें 24%, 24% हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे डायरेक्ट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो यहाँ पर हमारा एक जीरो बचा है, लास्ट में क्या बचा है? एक जीरो बचा है, तो लास्ट में एक जीरो आना चाहिए। और 8 चौके 32, 2 3 हासिल, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। तो आंसर क्या आना चाहिए? 1920। क्या ऑप्शन है? सी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, सिंपल क्वेश्चन है, फास्ट तरीके से करेंगे अपन, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। 12.75% के बराबर होगा, यानी इसका परसेंटेज हटाना है, तो इस नंबर को आपको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। आंसर कमेंट में करोगे? बिल्कुल करोगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 33 सही 1/3% का, 3 सही 1/4% का, 17 सही 1/2% का, 96 100 का मान निकालिए। यानी आपको परसेंट के परसेंट का परसेंट निकालने के लिए बोला गया है। यानी देखो एक क्वेश्चन मैंने यहां पर आप लोगों को करवा दिया है, यहां पर इसी लॉजिक से सेम यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है।
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो खुद से करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम देखो, इसका भी आपको कमेंट में करना है। क्या करना है, 0.72 को 100 से भाग कर देना, यानी परसेंटेज हटा देना है। यहां से आप देखो डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है, फिर यहां से 4 से काटोगे 2500। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। चाहे 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 9/1250। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। समझ गए कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादातर एग्जामों में प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, यदि ए बी का 95% है, जो ए है वो बी के 95% के बराबर है। अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो किससे भाग करेंगे, 100 से। किससे भाग करेंगे, 100 से। यहां पर अगर हम देखेंगे 19 पंचे 5 से काटेंगे तो 19 बार, और 100 काटेंगे तो 20 बार। अगर हम यहां से ए और बी की बात करेंगे रेशियो की, तो यहां से रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, ए और बी का 19/20। अगर हमारा ए 19 है तो बी क्या होगा 20। तो उसने क्या कहा है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत है बी, यानी ए कितना प्रतिशत है बी का। तो यहां तुलना किससे की गई है, ए से, तो ए की वैल्यू नीचे, कितना है बी, तो बी की वैल्यू ऊपर। और इसको सॉल्व करेंगे तो 100% से गुणा करेंगे, परसेंटेज में चेंज करना है। और इसको सॉल्व करोगे तो 2000% को आपको 19 से क्या करना है, डिवाइड। तो 19 से कम 19, कितना बचेगा 1, भाग तो जाएगा नहीं, तो 19 पंचे 95, 105 सही 5/19%। ठीक है, क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, सेम इसी कॉन्सेप्ट है। यहां पर ए और बी था, यहां पर A1 और A2 है, यानी सेम क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। अगला सेम एक क्वेश्चन भी हो गया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में होगा। क्वेश्चन वही होंगे जो नहीं करवाए हैं, जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करवाएंगे। क्या बोला गया है, 350 का 65%, यानी 65/100 माइनस सॉरी 250 का कितना, यहाँ क्वेश्चन मार्क परसेंट, यानी हमने मान लिया उसकी जगह पर x/100, परसेंट हटाओगे 100 से भाग करोगे, प्लस 120 का सॉरी 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 बराबर किसके है 198। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है, जैसे यहां पर देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटोगे ऊपर 13 आ जाएगा, 5 से काटोगे नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 5 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ देखो 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 24 पंचे 200। यहाँ देखो 13 पंचे 65 5, और 13 3 39, 39 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 44/2, 445/2 माइनस 5x/2। देखो इसको बराबरी सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले होते हैं, यहाँ पर परेशान नहीं होना है कि हमारा इसमें टाइम जा रहा है, बस आपको कैलकुलेशन नॉर्मल है। 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, मैं बता भी रहा हूं आपको कि टाइम आप कहां बचा लोगे, अभी पूरा कर लो आप लोग सॉल्व। ठीक है, यहाँ देखो एलसीएम 2 आएगा, 2 एलसीएम, फिर देखो ये हो गया, ये 445 माइनस 5x, यहाँ 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यानी प्लस के 96 बराबर 198 सॉरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 445 प्लस 96, दोनों को ऐड करोगे तो 6 5 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 9 4 13 और 1 14, हासिल 1 4 और 1 5, 541। ठीक है, अब देखो 2 का गुणा यहाँ होगा तो 2 अट्ठे 16, और इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 अट्ठे 16, 6 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 1 3 बराबर, ये 5x इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ देखो 5 बचेगा, 2 तो 2 बचेगा, यहाँ 225 बराबर कितना हो जाएगा 5x। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो x 5 चौके 20 और 5
25, सॉरी यहाँ पर 3 बचेगा, तो 5 सत्ते 35। क्या 47 आंसर है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? देखो, यदि संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाए, मैंने मान लिया पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या मूल संख्या से 6 गुना यानी 6 हो गई, तो कितनी ज्यादा हो गई? 1 से 5। परसेंटेज की बात करेंगे तो 5/1 और 100 से गुणा करेंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा? 500%। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी करेक्ट आंसर। समझे बात को कि नहीं समझे? ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, यहां पर बोला गया अनाज के भंडार में से 1/8 भाग सड़ा हुआ है और भंडार में कितने प्रतिशत अनाज सड़ा हुआ नहीं है? एक बात बताइए, 1/8 भाग सड़ गया, मैंने मान लिया कि टोटल 8 ही भाग अनाज था और इसमें से 1 सड़ गया, तो बचेगा कितना? 7। और यही तो पूछा है, जो सड़ा नहीं है उसका परसेंटेज बताना है, तो 100% से गुणा करोगे, 4 से 25 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 25 सत्ते 175 और 175% को आप 2 से डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ देखो 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, क्योंकि 5 है ना, और 2 पंचे 10, यानी 87.5%। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज की मैराथन को अपन यहीं रोक रहे हैं, क्योंकि आज मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है किस बात पर? सिलेबस और बेसिक कॉन्सेप्ट पर। कल का जो सेशन, अगला जो मैराथन होगा आपका नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट संडे के मैराथन में आपको जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लगभग आपको 70 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करवाए जाएंगे और अगले में आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी बेसिक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज का जो मैराथन है आपको कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और आपको इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर देना है, क्योंकि आगे की चीजें और अच्छी बेहतर होने वाली है अगर बेहतर तरीके से आपके रिस्पॉन्स मिले। और अगर आपने थोड़ा ऐसे ही किया, आपने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, तो मैराथन को बंद किया जाएगा, केवल आपके सेशन ही कंटिन्यू किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मेहनत को समझना है, आपको मेरी मेहनत और खुद की मेहनत को बहुत अच्छे से एक टारगेट के रूप में कन्वर्ट करना है और एक अचीवमेंट को हासिल करना है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिएगा, हर एक चीज को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं, हर एक टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और मैंने हर एक सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए पूरी जो टीम है उसको लगाने वाला हूं। जैसे मैथ तो आपको कंटिन्यू मिल ही रहा है, रीजनिंग आपको मिलने लगी है, धीरे धीरे सारे टीचर्स आपके सामने होंगे और बेहतर एक टीम आपके सामने होगी, फिर आपको इस प्लेटफॉर्म से कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो सारा का सारा कंटेंट मिलेगा जो एक सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में इतने ही, मिलते हैं अगले महा मैराथन में और अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।